हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पाठ 7 है गति एवं दूरियों का मापन। तो चलिए पढ़ते हैं। पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा कैसे करते थे। तो अब पढ़ते हैं यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी की लट्ठों से जिनमें खोखली गोका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों की सदृश थी। अध्याय 5 एवं 6 में मछली की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद की। आगे लिखा है, पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए हैं। पहिए पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। यानी पहले किया जाता था पशुओं का उपयोग पहिए वाली गाड़ी को खींचने के लिए। आगे लिखा है, उस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं तथा जहाजों, नावों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, परान्वयिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। अब पढ़ते हैं यह डेस्क कितना चौड़ा है। तो अभी तो बात हुई प्राचीन काल में यातायात के साधनों के बारे में। अब दूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि लंबाई कैसे मापी जाती है उसके बारे में। तो लिखा है, आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है।
पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझों एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। यहाँ चित्र में देखिए, इस वाले चित्र में उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझों का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। आगे लिखा है, हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरी भाग ली गई माप का मात्रक। दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई, ये सभी माप बराबर हैं। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते, क्योंकि आपकी बालिस्त की लंबाई में आपके मित्रों की बालिस्तों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपनी बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं समझ पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाइयाँ जानने के लिए बालिस्त और पैर की लंबाई जानना आवश्यक। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। तो चलिए अब मापन के मानक मात्रक पढ़ते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की लंबाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। ओहिनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहें के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे, यानी सबकी लंबाई मापने के मात्रक तो थे, भिन्न भिन्न थे। आगे लिखा है, प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देखते। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में भी थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो किसने रचना की? फ्रांसीसियों ने। ये याद रखना है। और इसे कहते क्या है? मीटरी पद्धति। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते।
लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। मीटर पैमाना चित्र में दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इन बातों को भी याद रखना है। आगे लिखा है, लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इन तीनों बातों को याद रखना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। आगे लिखा है, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को एसआई मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाइयां मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। अब पढ़ते हैं लंबाई की यथार्थ माप या परिशुद्ध माप। तो चलिए, दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ कान में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी वृक्ष का घेर अथवा सीने के वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाइयां जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को कान में ला सकते हैं, जिसे स्केल कहते हैं। तो उससे आप अपनी पेंसिल की लंबाई को माप सकते हैं। आगे लिखा है, लंबाई मापते समय हम निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। लिखा है, चित्र में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अंदिश रखिए। उस पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं। आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। ऐसे प्रकरणों में पैमाने की शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर कान में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है, अतः वस्तु की लंबाई 13.3 सेंटीमीटर है। आगे लिखा है, माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। तो अभी छोटी वस्तुओं को कैसे मापना है उनके बारे में जाना। अब जानते हैं किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, यानी वक्र रेखा की लंबाई को कैसे मापेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे भी मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। अब क्रियाकलाप में वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधें। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाएंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाएंगे।
धागे के आरंभ में बने गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापी। यह माप वक्र रेखा के बीच की लंबाई है। इस प्रकार से मापना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पढ़ते हैं गति के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है। आगे लिखा है क्रियाकलाप 7। तो चलिए इसमें गतियों के प्रकारों के बारे में बताया गया है, तो पढ़ लेते हैं। एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाएंगे। पत्थर की गति को ध्यान से देखें। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। यानी एक पत्थर को लेना है और धागे से बांधकर उसको गोल गोल घुमाना है, तो जो पत्थर होगा वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा। आगे लिखा है इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। याद रखिएगा कि पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो वर्तुल गति कहलाती है। आगे लिखा है बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण हैं। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दे, तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की दूरी समान रहे। आगे लिखा है कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्ली की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। तो इन गतियों को याद रखना है कि कौन सी गति किस गति का उदाहरण है। तो ये सब इसमें बता दिया है, इनको याद रखिएगा या कहीं पर नोट कर लीजिएगा। आगे लिखा है क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति कर। क्या ऐसा नहीं है यहाँ सुई आवर्ती गति कर रही है? क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यहाँ गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती, जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। अर्श पर घोंघे कर रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी की परत चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर पर संचरण
आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली घटनाओं को दर्शाते हैं। तो आज के लेसन में सरल रेखी गति के बारे में जाना सबसे पहले, फिर सरल रेखी गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति, इन सब के बारे में जाना। प्राचीन काल में कैसे मापा जाता था, किस प्रकार लोग वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई को मापते थे, इन सब के बारे में जाना। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।